नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा विद शांत में। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में लगातार बात की थी प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों के बारे में। एक में हमने बात की थी तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में, जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है, और दूसरे में हमने बात की थी महान नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। आज हम लेकर आए हैं इस विश्वविद्यालय सीरीज का तीसरा भाग, और इसमें हम कवर करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के 2 बड़े ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों को। पहले का नाम है वल्लभी और दूसरे का नाम है विक्रमशिला। यानी कि कुल मिलाकर चारों विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारत के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो आज कवर कर लिए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वल्लभी विश्वविद्यालय से। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थिति आप इस नक्शे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वर्तमान समय में गुजरात राज्य में एक स्थान है वल। यहाँ के आसपास का जो क्षेत्र था वही उस समय का वल्लभी हुआ करता था। वल्लभी एक विकसित नगर था उस समय का, जहाँ पे संस्कृति और व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था ये पश्चिमी भारत का। आज के समय में ये पूरा क्षेत्र जो है वो कठियावाड़ इलाके में आता है, कठियावाड़ क्षेत्र में आता है, और ये गुजरात का ही एक प्रमुख भाग है। इस नगर की स्थापना मैत्रक वंश के एक शासक भट्टार्क द्वारा मानी जाती है। भट्टार्क, इन्होंने वल्लभी नगर की स्थापना की थी, लेकिन वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना का सीधा श्रेय इनको नहीं जाता है। इन्हीं भट्टार्क के वंश के यानी कि मैत्रक वंश के शासकों ने ही वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसको संरक्षण भी दिया। इन राजाओं का शासनकाल 480 से लेके 775 ईस्वी तक रहा, और इस दौरान इस वल्लभी विश्वविद्यालय का लगातार उत्थान होता रहा, क्योंकि राजाओं ने इसको भरपूर संरक्षण दिया, इसको प्रोत्साहन दिया, और आर्थिक रूप से किसी भी तरह से इस विश्वविद्यालय को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इस विश्वविद्यालय के बारे में जो विदेशी साक्ष्य मिलते हैं वो हमें वेनसांग की कृतियों से मिलते हैं, और साथ ही साथ उसके बाद आए हुए चीनी यात्री इत्सिंग के लेखों से मिलते हैं। ये दोनों ही बिल्कुल इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, ढेर सारी प्रशंसा करते हैं इस विश्वविद्यालय के बारे में, और बताते हैं कि उस समय भारत के खास करके पश्चिमी भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था ये, और शास्त्रार्थ का जहाँ पर देश विदेश हर जगह से विद्वान इकट्ठा होते थे, उसका एक प्रमुख केंद्र वल्लभी विश्वविद्यालय बन गया था। पाठ्यक्रम की बात करें अगर कि यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता था, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा प्रभावी थी, वहीं पर हीनयान शाखा का प्रभाव हमें स्पष्ट तौर पर वल्लभी विश्वविद्यालय में दिखाई देता है। यानी कि वल्लभी विश्वविद्यालय में हीनयान शाखा की शिक्षाओं का बोलबाला था, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि यहाँ पर वैदिक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, या फिर यहाँ पर महायान शाखा की शिक्षा नहीं दी जाती थी। यहाँ पर सभी प्रकार की धार्मिक शिक्षाओं की व्यवस्था थी, लेकिन हीनयान शाखा का महत्व ज़्यादा था। प्रशासन यहाँ पर पढ़ाया जाता था, और न्याय, विधि, वार्ता, और वार्ता के ही एक भाग है शास्त्रार्थ, साहित्य विभिन्न प्रकार के, और अन्य विषयों में लौकिक और धार्मिक विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो शिक्षार्थी लौकिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे, उनकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी। यहाँ के शिक्षार्थी प्रशासन में बहुत अच्छे और बहुत प्रवीण होते थे, और विभिन्न राज्यों में उच्च पदों को सुशोभित करते थे। यानी कि वल्लभी विश्वविद्यालय का एक प्रमुख कार्य था कि बेहतरीन प्रशासक तैयार करना। इसके साथ साथ अपने पाठ्यक्रम के समय को लेकर भी ये विश्वविद्यालय बहुत ही खास था। अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में यहाँ पे शिक्षण का जो समय काल था वो बहुत कम था। आमतौर पे किसी भी छात्र की शिक्षा दीक्षा 2 से 3 वर्षों में ही पूर्ण हो जाती थी। ये अपने आप में बहुत कम समय था अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा।
इस विश्वविद्यालय का चरमोत्कर्ष का काल कब रहा, यानी कि ये अपने चरम पर कब रहा, सर्वोच्च कब रहा? तो सीधी सीधी बात है कि 7वीं शताब्दी में ये विश्वविद्यालय अपने चरम पर था, अपने सर्वाधिक प्रभाव में था। और इस समय तक आते आते वल्लभी विश्वविद्यालय ने नालंदा विश्वविद्यालय को सीधी टक्कर देनी शुरू कर दी थी। लेकिन समय बीतता गया, धीरे धीरे मैत्रक वंश का शासन समाप्त हुआ और उसके बाद के परवर्ती राजाओं ने इधर की तरफ ध्यान देना थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि वल्लभी विश्वविद्यालय के प्रति बाकी के राजा उदासीन रहे और साथ ही साथ अरबों का आक्रमण भी कुछ न कुछ मात्रा में इसको प्रभावित करता रहा और भी तमाम ऐसी बातें रही जिनके प्रभाव में आते आते धीरे धीरे वल्लभी विश्वविद्यालय का प्रभाव कम हुआ और 12वीं शताब्दी तक ये अपने कार्यों में संलग्न रहा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वल्लभी विश्वविद्यालय समाप्त सा हो गया। तो ये रही जानकारी वल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में। आपको मैंने बहुत संक्षेप में बता दिया क्योंकि कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि इन 4 शिक्षण संस्थानों में से ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से पश्चिम भारत का प्रमुख शिक्षण केंद्र कौन सा था। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पश्चिम भारत में एकमात्र शिक्षण का केंद्र जो था वो वल्लभी विश्वविद्यालय था। ये उत्तर भारत में आता है, ये उत्तर पूर्व भारत में आता है या फिर पूर्वी भारत में आता है। तो इसके अलावा कुछ प्रश्न और भी बन जाते हैं, जैसे कि हीनयान शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। चारों ऑप्शन वही रहेंगे और यहाँ पर वल्लभी सही हो जाएगा। इसके अलावा प्रशासक कहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध थे, तो उसका भी आंसर वल्लभी हो जाएगा। मैत्रक वंश से संबंध जोड़ के अगर पूछ लिया गया प्रश्न कि मैत्रक वंशी शासकों ने किस विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया, तो भी आपका उत्तर वल्लभी विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो इस तरह के तमाम प्रश्नों को हल करने की स्थिति में आप अब रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में अगली स्लाइड में। अब हम बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस नक्शे के हिसाब से आप समझ पाते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के थोड़े से पूरब में जाने पर एक बिंदु और मैंने इंगित किया है और ये बिंदु है विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज के समय के बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, यानी कि बिहार राज्य का भागलपुर जिला, और भागलपुर जिले के 25 किलोमीटर के लगभग दूरी पर एक स्थान है पत्थरघाट। वास्तव में ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष खंडहर आज भी मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल नाम के शासक ने करवाई थी। ये पाल वंश के शासक थे और इन्होंने 775 ईस्वी से 800 ईस्वी तक शासन किया था और साथ ही साथ इन्होंने बड़ी उदारता पूर्वक इस विश्वविद्यालय को, इस महाविहार को, जो उस समय एक महाविहार की शक्ल में था, उसको बड़ी ही उदारता से ढेर सारा दान दिया था और राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। इसके बाद हम बात करते हैं इसके विस्तार की कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विस्तार कैसा था, ये अपने आप में किस तरह की संरचना समेटे हुए था। विश्वविद्यालय कुल मिला के 6 महाविद्यालयों में बटा हुआ था, यानी कि अगर एक बड़ा विश्वविद्यालय मान लिया जाए विक्रमशिला को, तो उसमें कुल मिला के 6 महाविद्यालय मौजूद थे। और ख़ास बात ये थी कि इन 6 के 6 महाविद्यालय का संयोजन कुछ इस तरह से था कि प्रत्येक में एक द्वार पंडित हुआ करता था। इस द्वार पंडित की भूमिका बड़ी अहम हुआ करती थी। ये सबसे बड़ा अध्यापक उस महाविद्यालय का हुआ करता था और विश्वविद्यालय में या उस पर्टिकुलर महाविद्यालय में प्रवेश करने वाले किसी भी छात्र की परीक्षा लिए बिना वो उसे अंदर प्रवेश नहीं करने देता था। इसके अलावा कम से कम 108 अध्यापक सभी महाविद्यालयों में उपस्थित होते थे। उससे अधिक संख्या भी हो सकती है, लेकिन ये मिनिमम संख्या थी कि 108 अध्यापक किसी एक महाविद्यालय में अवश्य ही रहेंगे। इसके अलावा एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात ये है कि इन महाविद्यालयों का एक केंद्रीय कक्ष हुआ करता था और उस केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन नाम दिया जाता था।
इसके बाद हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की कि यहाँ का पाठ्यक्रम कैसा होता था। तो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। इसके अलावा धार्मिक शिक्षाएं भी यहाँ पर दी जाती थीं। व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा, तंत्रवाद और विधिवाद की शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती थी। तो आप देख पा रहे हैं कि पाठ्यक्रम इसका विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नालंदा की तुलना में छोटा है, लेकिन फिर भी ये वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है जो उस दौर में आवश्यक था, महत्वपूर्ण था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके अतिथि गृह पर। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 12वीं सदी के आसपास का ऐसा प्रमाण मिलता है कि उस समय 3000 छात्र ये इस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते थे और उन 3000 छात्रों में अधिकांश जो थे वो तिब्बत के थे। तिब्बत यानी कि लगभग ये वाला हिस्सा, नक्शे में ये वाला हिस्सा, विक्रमशिला शब्द पर जोर मत दीजिएगा, यहाँ पर नक्शे में ये वाला हिस्सा। तो तिब्बत के क्षेत्र में चूंकि विक्रमशिला के आचार्यों ने ढेर सारी बौद्ध शिक्षा का प्रसार वहाँ पर किया था, तो बौद्ध शिक्षा को प्राप्त करने के लिए तिब्बत से छात्र लगातार विक्रमशिला में आते रहते थे और उनके रहने के लिए विशेष अतिथि गृह की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक समृद्ध और बड़ा सा पुस्तकालय भी था, लेकिन ये पुस्तकालय इतना बड़ा नहीं था जिसकी तुलना नालंदा से की जा सके। इसके अलावा यहाँ पर विश्वविद्यालय का प्रबंधन करने के लिए एक बेहतरीन प्रबंधन समिति या प्रबंधन परिषद का गठन किया गया था और इस प्रबंधन समिति के अंतर्गत या प्रबंधन परिषद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विभाग बनाए गए थे जिनका अलग अलग कार्य दायित्व बांट दिया गया था। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे तक्षशिला से बढ़ते बढ़ते जैसे ही क्रमिक विकास होता जा रहा है शिक्षण केंद्रों का, वैसे वैसे धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा संतुलित रूप में अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि विक्रमशिला और नालंदा के मध्य संबंध क्या था। तो पाल शासकों के अधीन ही ये पूरा क्षेत्र था, यानी कि नालंदा और विक्रमशिला दोनों का जो क्षेत्र था वो पाल वंश के शासन में था। ऐसे में पाल वंश के शासकों ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अधिक महत्व दिया और इसका प्रभाव ये रहा कि कालांतर में विक्रमशिला के ही प्रबंधन समिति ने नालंदा की भी जिम्मेदारी संभाल ली। यानी कि इससे कहीं ना कहीं इस बात का आभास होता है कि विक्रमशिला को नालंदा पर वर्चस्व स्थापित करने का अवसर दे दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं उपाधियों की। ये इस विश्वविद्यालय की एक नई बात रही, क्योंकि इससे पहले के तीनों विश्वविद्यालयों में, चाहे वो तक्षशिला हो, नालंदा हो या वल्लभी हो, हमने कहीं पर उपाधियों की बात नहीं की थी और ना ही ये प्रमाण मिलते हैं कि उन विश्वविद्यालयों में उपाधियां दी जाती रही हों। लेकिन इस बात के कई जगहों पर तिब्बत के कई ग्रंथों में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में उस समय के पाल वंशी शासक आते थे और आज के समय के दीक्षांत समारोह के जैसा एक समारोह आयोजित किया जाता था और उसके बाद वहाँ पर जो छात्र वहाँ से पास आउट होते थे उनको विधिवत एक उपाधि प्रदान की जाती थी, एक डिग्री प्रदान की जाती थी। ये डिग्रियां कौन कौन सी थी? इनमें भी कई कैटेगरीज थी। जैसे कोई छात्र वहाँ से जब स्नातक उत्तीर्ण करता था तो उसको पंडित की उपाधि मिलती थी और इससे बड़ी उपाधि होती थी महापंडित, उससे बड़ी उपाधि थी उपाध्याय और सबसे बड़ी जो उपाधि होती थी वो होती थी आचार्य की। यानी कि आचार्य अपने आप में स्वयं शिक्षा देने के योग्य एक व्यक्ति होता था। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस विश्वविद्यालय का विनाश कैसे हुआ, ये ध्वस्त कैसे हुआ। तो आपको जानकर ये बड़ा अजीब लगेगा कि भारत के दो बड़े विश्वविद्यालयों को ध्वस्त करने का श्रेय एक ही व्यक्ति को जाता है। यानी कि आप सही समझ रहे हैं, इस विश्वविद्यालय का विनाश भी बख्तियार खिलजी ने ही किया था। और बख्तियार खिलजी कौन था, ये जानने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो जब देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि बख्तियार खिलजी कौन था, कहाँ से आया था और क्यों उसने विश्वविद्यालयों का विनाश किया था। लेकिन ऐसा प्रमाणों में मिलता है
कि बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को दुर्ग समझ लिया था, किला समझ लिया था और उसके बाद इसने इस किले को ढहा दिया, बर्बाद कर दिया और इस तरह से एक प्राचीन और काफ़ी बड़े शिक्षण संस्थान का विनाश इसी बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ। प्रमुख आचार्य कौन कौन से थे यहाँ के, जिनके नाम अक्सर मिल जाते हैं? ये प्रश्न आमतौर पर पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अंदर घुस के ये प्रश्न बनाए जाते हैं जब तब ऐसी स्थिति आती है कि यहाँ के एक बड़े ही प्रसिद्ध आचार्य रहे थे दीपंकर श्रीज्ञान। इन्होंने 200 से अधिक किताबें लिखी हैं तिब्बती भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। इसके अलावा 12वीं सदी में तंत्रवाद के बहुत ही प्रमुख विद्वान और यहाँ के कुलपति रहे अभयंकर गुप्त का भी जिक्र मिलता है। और इसके अलावा जब इस विश्वविद्यालय का विनाश हुआ उस समय शाक्य श्रीभद्र वहाँ के कुलपति थे और उन्होंने अपने कुछ छात्रों के साथ तिब्बत के लिए पलायन किया था, वो वहाँ से छोड़कर चले गए थे तिब्बत। तो इस तरह से आपने इस वीडियो के बाद अब जान लिया है कि तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या खूबियाँ रही हैं, कैसे उनकी स्थापना हुई, कैसे उनका पतन हुआ। यानी कि आपने प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों के बारे में सब कुछ जान लिया है। आपके लिए इसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने लगभग कवर कर दिए हैं। दोस्तों, मेरा इस विश्वविद्यालय सीरीज़ को कवर करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि इस टॉपिक से प्राचीन भारत में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं विभिन्न परीक्षाओं में और अभ्यर्थी सूचनाओं के अभाव में, जानकारी के अभाव में अक्सर गलती करके आते हैं। तो बेसिक गलतियां आपसे ना हों ऐसे मैंने पूरा प्रयास किया है। फिर भी अगर प्राचीन विश्वविद्यालय के संबंध में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।